जी, अस्सलाम वालेकुम. Hope you will be fine. And today we'll start the chapter of chemical reactions. ठीक है जी. Previously we have done 2 chapters, that was the exergy and the mixtures, gas mixtures, and the third chapter which we'll study of the thermodynamics 2 course is the chemical reactions. And mainly in chemical reactions we deal with the combustion. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो इस चैप्टर का ये है कि जी ओवरव्यू ऑफ फ्यूल्स एंड कंबस्शन के मुतालिक देखना जी. Apply the conservation of mass to the reactions to the reacting system to determine balanced equation. ठीक है जी, आपको इक्वेशन बैलेंस करना बताना है जी. Define parameters used in combustion analysis such as air fuel ratio, percent theoretical layer, dew point temperature, XYZ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जी. Then we will discuss एनर्जी बैलेंसिंग. ठीक है जी. फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर्स आ गया जी, एनालाइज सिस्टम्स ऑफ सेकंड लॉ पर्सपेक्टिव जो है. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दीस थिंग्स इन दिस चैप्टर जी. सो द वर्ड फ्यूल एंड कंबस्शन आर वेरी मच रिलेटेड. ठीक है जी. जहां पे फ्यूल का जिक्र आता है तो वहां पे कंबस्शन का जिक्र लाजमी आता है, क्योंकि फ्यूल इज यूज्ड फॉर कंबस्शन. फ्यूल हमारे पास जो है ना वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होता. फ्यूल इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है जी. नेचुरली हमारे पास जो फ्यूल है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल. ये जमीन के अंदर होता है. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फर्म्स हैं वो पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं इस क्रूड ऑयल की. सो इट कैन बी प्रेजेंट. ठीक है जी. हर जगह हो सकता है, बट टू एक्सट्रैक्ट इट, इसको निकालना और फिर ये उस क्वांटिटी में हो कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बराबर कर सके, सो एक्सप्लोरेशन की जाती है. ठीक है जी. हमारे पास जो एक्सप्लोरेटिंग एजेंसीज हैं, एक्सप्लोरेटिंग पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, मेरा ख्याल है मॉल है एक, वेदरफोर्ड दूसरी है, हमारी गवर्नमेंट की जो है वो SNGPL है, सॉरी SNGPL नहीं, OGDCL. ठीक है जी. So these are few organizations जिनका नाम मुझे पता है, maybe Islam Berger है. So these are oil explorating as well as oil extracting companies. तो पहले एक्सप्लोरेशन की जाती है और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो दिखा जाता है कि जी कितनी अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल अवेलेबल है और इसको निकाला कैसे जाएगा. अब क्रूड ऑयल में जो है वो दो किस्म की चीजें होती है. एक इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है और दूसरा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है. ठीक है जी. तो शुरू में जब आप वेल डिग करते हैं तो गैस तो खुद ही बाहर आ जाती है नेचुरली. ठीक है जी. क्योंकि लाइटर वेट होती है तो ये आराम से बाहर आ जाती है. और क्रूड ऑयल को जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है. थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका. होता इस तरह कि जब आप वेल को डिग करते हैं, आपने होल किया, वेल डिग हो गया जी, तो वेल के अंदर अपना एक प्रेशर होता है. ठीक है जी. और वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है. तो क्या होता है जी, प्रेशर से गैस निकलती है और उसके बाद कुछ ना कुछ क्रूड ऑयल भी बाहर खुद ही आ जाता है. सो यू डोंट नीड पंप्स, यू डोंट नीड शिफ्टिंग मैकेनिज्म कि आप उसको खींच के निकाले नीचे से ऑयल को. जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, अब जो है वो खुद फ्यूल बाहर नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है वो उसको पंप्स वगैरह लगा के जो है वो बाहर निकालते हैं. अब क्रूड ऑयल की कंपोजिशन जो है या जो गैस होती है, इनको जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है. ठीक है जी. तो प्यूरिफाई जो है वो हम कैसे करते हैं जी, आप लोगों ने अपने इंटर में पढ़ा है कि जी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है. ठीक है जी. आप जो है वो इसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर टेम्परेचर से डिक्रीज करते हैं, तो हर जो इंग्रेडिएंट जिस बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होता है वो सेपरेट किया जाता है. और इसके मेन कंपोनेंट्स जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जी, ये जो क्रूड ऑयल होता है. अब इसमें फ्यूल ऑयल भी होता है, डीजल ऑयल भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, गैसोलीन भी होती है, वैक्स भी होती है, आपके पास जो है मीथेन गैस भी होती है, इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर. सो यू डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो इनको अलग किया जाता है. Although liquid hydrocarbon fuels are mixture of many different hydrocarbons, they are usually considered to be single hydrocarbon for convenience. सब इनको हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ज्यादातर
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन इज ट्रीटेड एज ऑक्टेन। अब गैसोलीन का नाम आप लोगों को ज्यादा याद होता है भाई, इसको ऑक्टेन इसका केमिकल फार्मूला है जी। ऑक्टेन जो है वो C8H18 होता है। डीजल जो है वो डूडोकेन होता है जी। तो ठीक है जी, ये सॉरी ये डू नहीं है, एज डेकेन होगा। ये बुक में चेक कर लीजिए कि ये डेकेन है कि क्या है। तो डेकेन के तौर पे जो है वो डीजल होता है जी। मिथाइल अल्कोहल जो है वो CH3OH होता है जी। एंड मिथानोल इसको हम जो है वो कॉमनली कहते हैं जी। ठीक है जी। गैसोलीन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स नेचुरल गैस होती है जी। और नेचुरल गैस जो है वो मीथेन गैस होती है, और इसका सिंप्लीफाइड जो है वो फॉर्मूला जो है वो CH4 है जी। अब जो फ्यूल है वो यूज कहाँ होता है जी? दो मेजर कंजम्पशंस होती है जी फ्यूल की। एक जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है वो पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो हमारे पास जो है वो, अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं तो तीन किस्म के हम फ्यूल्स व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। वन इज गैस, वन इज पेट्रोल एंड वन इज डीजल। ठीक है जी। और व्हीकल मीथेन गैस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन ईदर गैस फेज एट प्रेशर दिस as ATM as CNG compressed natural gas or a liquid phase at -162 LPG। यानी तो गैस की फॉर्म में भी हम दो तरीकों से उसको इस्तेमाल करते हैं। एक को हम LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एक को हम CNG कहते हैं, compressed natural gas। Over a million vehicles in the world, mostly buses, runs on natural gases। ठीक है जी। Liquefied petroleum gases is byproduct of natural gas produced। तो ये जो है वो निकलती है जी, क्रूड ऑयल में से बाहर निकलती है और हम उनको यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ प्रोपेन। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये प्रोपेन होती है जी, और LPG जो है उसको हम प्रोपेन कहते हैं। ये देख सकते हैं जी कि आप डिफरेंट फ्यूल्स है जी, और इनमें एनर्जी कंटेंट है जी पर लीटर के हिसाब से जी। ठीक है जी। और ये लीटर टू लीटर जो है वो इक्विवेलेंस दी गई है जी। लीटर टू लीटर इक्विवेलेंस जो है वो कितनी होती है? लीटर ऑफ गैसोलीन। तो इसमें एनर्जी कंटेंट इतना है, इसमें एनर्जी कंटेंट इतना है, इसमें इतना है, लेकिन इसको अगर गैसोलीन के कंटेंट से डिवाइड किया जाए तो ये चीजें बनती है। ठीक है जी। कंपैरिजन ऑफ सम ऑफ द अल्टरनेट फ्यूल्स टू द ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कंबस्शन किसे कहा जाता है जी? जब कंबस्शन की बात आता है तो कंबस्शन एक केमिकल रिएक्शन है ड्यूरिंग व्हिच फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड कंबस्शन। ठीक है जी। तो फ्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसे आप बर्न करते हैं। जब ऑक्सीडेशन का मतलब आएगा तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और उस प्रोसेस को जो है वो हम कंबस्शन कहते हैं, और इसमें एक बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कंबस्शन प्रोसेस इज एयर। अब एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो ऑक्सीडाइजर जो है वो हमारे पास एयर में किया जाता है, बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है। अब मसला यहाँ आता है कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और मेजर जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये बताया गया जी, 1 मोल ऑफ on a mole or volume basis, dry air is composed of 20.9% ऑक्सीजन। तो सिर्फ एयर में 20% या 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 0.9% आर्गन है, एंड थोड़ी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जी, हीलियम है, नियॉन, XYZ, और भी बहुत सारी गैसेस है। In the analysis of combustion process, the argon in the air is treated as nitrogen। ठीक है जी। तो पहला assumption हम ये करते हैं जी कि हम आर्गन को कहते हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये इनर्ट गैस है जी। and the other and the gases that exist in traces amount are disregarded। और बाकी जो छोटी छोटी गैसेस हैं उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, उसको हम जो है वो एनालिसिस के अंदर नहीं लेके आते। तो अब जो है वो ड्राई एयर में जो है वो दो मेजर कंपोनेंट्स बन गए हैं जी। एक को हम ऑक्सीजन कहते हैं और दूसरे को नाइट्रोजन कहते हैं जी। ऑक्सीजन 21% हो गई है जी, और नाइट्रोजन जो है वो 79% हो गई है बाय मोल्स। Therefore, each mole of oxygen entering the combustion chamber is occupied by 0.079 divided by 21, that is 3.7 mole of nitrogen। ठीक है जी। तो मतलब इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन उसमें लाजमी होंगे अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
उसके अंदर जाएगा। तो टोटल मोल आपको 4.75 चाहिए होंगे, 4.76 एयर के चाहिए होंगे, तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन का होगा। ये यहाँ से एक रिलेशनशिप हमें पता लग गई। ऑफ कंबशन प्रोसेस द ड्राई एयर इज, वही बात बताई गया। तो 1 किलो मोल जो है वो ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 4.76 किलो मोल्स ऑफ एयर, और इसमें 3.76 जो है वो नाइट्रोजन के होंगे। ठीक है जी, ये दोबारा बात दोबारा यहाँ पे आ रही है जी। ड्यूरिंग द कंबस्शन नाइट्रोजन बिहेव्स एज इनर्ट गैसेस एंड डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है जी, हम नाइट्रोजन को जो है वो इनर्ट गैस कहते हैं कि जी इनर्ट गैसेस है वो रिएक्शन नहीं करती। ठीक है जी, लेकिन इसमें फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत थोड़ा सा नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बन जाए, और वो कब पॉसिबिलिटी होती है, बहुत हायर टेम्परेचर के ऊपर। हाउएवर इवन देन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटली इफेक्ट्स द आउटकम कंबशन। अब इफेक्ट कहाँ पड़ता है जी, इफेक्ट वहां पड़ता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, वो हम कहते तो है कि जी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारे रिएक्शन को इस तरह डिस्टर्ब करती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है जब रिएक्टेंट में इंटर होती है तो उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, और जब प्रोडक्ट में आउट होती है नाइट्रोजन तो उस वक्त उसका टेम्परेचर बहुत और डिफरेंट होता है। सो द चेंज इन द टेम्परेचर इज द मेन डिफरेंस, क्योंकि आप जो है वो हमें मेनली चीज, द मेन थिंग व्हिच वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंबस्शन इज द हीट, बट अ लार्जर अमाउंट ऑफ हीट हैज बीन वेस्टेड। ये एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन ने अपने अंदर, एंड दैट इज बीन वेस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। वो चीज जो है वो इफेक्ट होती है। तो however even then the presence of nitrogen greatly affect the outcome of the combustion. The nitrogen enters the combustion chamber in large quantity at low temperature and exists at considerably high temperature, जैसे मैंने कहा है, absorbing a large portion of chemical energy released during the combustion। ठीक है जी, तो एनर्जी जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर हुई है। Throughout this chapter, nitrogen is assumed to be remain perfectly inert। Keep in mind, however, that very high temperatures such as those in internal combustion engines, a small fraction of nitrogen reacts with oxygen, forms hazardous gases such as nitric oxide। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, जो कि पॉइजनस या जहरीली या डेंजरस गैस बन जाती है। During the combustion process, the components that exit before the reaction are called reactants, and the components that exit after the reaction are called products। हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं, और किसी जगह पर रिएक्शन चैम्बर होगा जहाँ पे रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस या रिलीज होगी। Bringing a fuel into intermediate contact with oxygen is not sufficient to start combustion। अब मसला तब पैदा होता है जी, आपके पास फ्यूल खड़ा हुआ है और एयर है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये क्यों रिएक्शन नहीं करते? ठीक है जी, तो इसका अगर ये रिएक्शन कर रहे होते तो दुनिया में जो हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूल जो है वो चल ही रहा होता। तो ये इसलिए नहीं है कि जी थैंक्स टू अल्लाह ये नहीं है, अगर ये इस तरह होता तो बड़ा मसला हो जाता। ठीक है जी, अब ये मेजर वजह जो है वो इसकी ये है जी कि टू स्टार्ट द रिएक्शन you must require an ignition temperature over there। So the fuel and the air must be at some ignition temperature to start the combustion। तो अगर ये ignition temperature नहीं होगा तो reaction start नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। तो the minimum ignition temperature of various substances in atmospherics is 260 for gasoline, 260 for gasoline, 400 for carbon, 580 for hydrogen। ठीक है जी, 610 for carbon monoxide and 630 for methane। So these are some different temperatures which should be achieved to start this reaction। ठीक है जी, तो ये टेम्परेचर मिल जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
से ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा जी अब रिएक्शन हो गया जी और हमें पता लग गया कि जी फ्यूल का क्या कंपोजिशन थी, एयर की क्या कंपोजिशन है, और प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे पास मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो ठीक है, नहीं है तो सम आर देयर। इनको बैलेंस किया जाता है by the law of conservation of mass, ठीक है जी। so the total mass of the element conserved during the chemical reaction, total mass जो है वो बराबर रहता है। अच्छा एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, मास बराबर रहता है, ठीक है जी। तो अगर 2 kg ऑफ हाइड्रोजन है और 16 kg ऑफ नाइट्रोजन है तो ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 16 + 2 इज 18 kg ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा जी। होता इस तरह है कि जी जब भी फ्यूल की डिस्कशन आती है, सो वी टेक टर्म व्हिच इज कॉल्ड एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है जी। एयर फ्यूल रेशियो इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन दैट हाउ मच ऑफ एयर टू फ्यूल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए combustion। इसकी definition अगर पढ़ी जाए, air fuel ratio is usually expressed on the mass basis and defined as the ratio of mass of air to the mass of fuel for a combustion process। combustion process में air fuel ratio जो है वो बड़ी important रखती है, और this is equal to the mass of the air divided by mass of the fuel। अच्छा जी, तो मास ऑफ एयर जो है वो अगर नीचे अगर देख सकते हैं 1 kg है, और मास ऑफ फ्यूल जो है वो 1 kg और मास ऑफ एयर 17 kg है, तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो 17 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 17, ठीक है जी। सो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो 17 हो जाएगी। इसका फायदा कहाँ होगा? इसका फायदा वहाँ होगा जब आप जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन चेक करेंगे कि जी हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है जी। तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो इसको कहते हैं, मास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास के बराबर होगा। आपको मोलर मास पता हो, नंबर ऑफ मोल्स पता हो, यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द एयर एंड द मास ऑफ द फ्यूल एज वेल। एक प्रॉब्लम है जी, आप खुद देख लें प्रॉब्लम क्या है। कि जी प्रॉब्लम यही है कि जी कैलकुलेट द एयर फ्यूल रेशियो और बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो यू कैन डू इट। The next topic is the theoretical and actual combustion process। अब होता ये है कि जी once you need the combustion process, you want that my fuel should be burned completely, my fuel should burn completely। so हमारे पास 3 किस्म की जो है, हमारे पास बेसिकली 2 किस्म की जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक को हम कहते हैं जी कंप्लीट कंबस्शन, और दूसरे को हम कहते हैं जी इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन क्या है जी? इफ ऑल द कार्बन इन द फ्यूल बर्न्स, तमाम कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो मौजूद था वो बर्न हो जाए और CO2 प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो भी बनने हैं वो बन जाए, और अगर सल्फर उसमें मौजूद है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए। सबका सब कार्बन जो है वो डिकम्पोज होके इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको जो है वो हम कंप्लीट कंबस्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड में, वाटर वेपर की बजाय जो है वो हाइड्रोजन गैस में, और सल्फर डाइऑक्साइड की बजाय सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड सम मेजरमेंट, सम प्रिवेंटिव मेजरमेंट हैज टू बी टेकन ओवर देयर, ठीक है जी। अब कंप्लीट कंबस्शन तो बड़ी अच्छी है जी कि कंबस्शन पूरी हो गई है और हमें रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो मिलेगी, फुल एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है तो उसकी रीजंस क्या है, ठीक है जी। तो उसकी रीजंस बड़ी ऑब्वियस सी रीजन है जी। एक रीजन जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कम था, इस वजह से कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुई। दूसरी जो है वो इनसफिशिएंट मिक्सचर है जी, ठीक है जी। एयर फ्यूल जो है वो सही तरीके से मिक्स नहीं हुए जी, ठीक है जी।
insufficient mixing in the combustion chamber during the limit time the fuel and the oxygen are in contact. और तीसरी जो है वो डिसलोकेशन है। अब डिसलोकेशन क्या है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। अच्छा जी, अब एक टर्म है जी कंप्लीट कंबस्शन के लिए जिसे हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक और थ्योरेटिकल एयर। ठीक है जी, स्टोइकोमेट्रिक और थ्योरेटिकल एयर ये क्या है जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट रिक्वायर्स दैट इज नीडेड फॉर अ कंप्लीट कंबस्शन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एयर और स्टोइकोमेट्रिक एयर। ठीक है जी, तो ना इससे कुछ अमाउंट कम हो ना इससे कुछ अमाउंट ज्यादा हो, सो दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एयर। और इसको जो है वो केमिकली करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर और 100% थ्योरेटिकल एयर कहते हैं जी। The ideal combustion process during which the fuel is burned completely is with theoretical air। ठीक है जी, अब theoretical combustion वो combustion होगी जिसमें जो है वो theoretical air यूज की जाए और उसमें जो है वो 100% combustion हो जाएगी। तो उस combustion process को जो है वो हम theoretical combustion कहेंगे। अच्छा जी, लेकिन रियलिटी है में हम इस तरीके से नहीं करते। रियलिटी में हम जो है वो करते हैं जी एक्सेस एयर देते हैं। तो एक्सेस एयर जो है वो द अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस। अब थ्योरेटिकल एयर से जितनी एयर एक्स ज्यादा दी जाएगी दैट इज कॉल्ड एक्सेस एयर, यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्टोइकोमेट्रिक एयर एज ए परसेंटेज एक्सेस एयर और परसेंट थ्योरेटिकल एयर। ठीक है जी, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में जो है वो ज्यादा दी जाती है या बताई जाती है। इसी तरह डेफिशिएंसी ऑफ एयर भी हो सकती है कि आपके पास थ्योरेटिकल एयर जो है वो उससे कम एयर जो है वो दी जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड deficiency of air। और इक्विवेलेंस रेशियो इज द एक्चुअल फ्यूल रेशियो टू द स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल रेशियो। मतलब जो आप जो है वो एक्चुअल दे रहे हैं दैट टू द एयर फ्यूल रेशियो टू द स्टोइकोमेट्रिक या थ्योरेटिकल एयर रेशियो, इसको जो है वो इक्विवेलेंस रेशियो कहा जाता है जी। अच्छा, इधर एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है जी 50% ऑफ एक्सेस एयर। इसका मतलब है कि जी 100% जो थी वो थ्योरेटिकल एयर है, उसमें 50% ऐड है तो 150% थ्योरेटिकल एयर। 200% एक्सेस एयर। 200% एक्सेस एयर का मतलब है जी कि 100% जो था वो थ्योरेटिकल है और उसमें 200 ऐड कर दिया तो 300% थ्योरेटिकल एयर हो जाएगी। 90% थ्योरेटिकल एयर, इसका मतलब है कि जी ये थ्योरेटिकल से कम है तो 10% जो है वो एयर की डिफिशियंसी है यहाँ। ठीक है जी, यहाँ पे एक रिएक्शन भी बताया गया है जी। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं कि जी कंप्लीट कंबशन हुई है और नो अनबर्न फ्यूल है। तमाम फ्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया जी, नो फ्यूल फ्री ऑक्सीजन। तो इसको जो है वो अब इस रिएक्शन को या इस किस्म की एनालिसिस को जो है इस किस्म की एयर जो प्रोवाइड की गई है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एयर। अच्छा जी, अब पता कैसे चलता है कि जी कंप्लीट कंबशन हुई है नहीं हुई है? ठीक है जी, उसको पता करने के लिए जो है वो एक मेथड है जिसे हम ऑफसेट गैस एनालिसिस या ऑफसेट मेथड कहा जाता है। तो ये डिवाइस है, ये यूज किया जाता है, मेथड है, ये यूज किया जाता है जी टू डिटरमाइन दैट वेदर द कंबशन हैज टेकन प्लेस कंप्लीटली और नॉट। और ये कंबशन डिटरमाइन की जाती है मोलर बेसिस के ऊपर। कोई मोलर एनालिसिस किया जाता है जी, आप जो है वो बर्न गैसेस जो है उनका मोलर एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी, उनका मोलर एनालिसिस करते हैं एंड यू गेट सम रिजल्ट्स ओवर देयर। With the actual combustion process, it is impossible to predict composition of the product on the basis of mass। ठीक है जी, then only one alternative we have to measure the amount of each component directly। A commonly used device to analyze the composition of gases are called Austen gas analyzers। और इसमें जो है वो हम एनालिसिस करते हैं जी। ठीक है जी, this is the end of the lecture and in the next class we will discuss the enthalpy of formation and we'll go move forward। Okay, you are requested to do the problems present in your book in this topic and hopefully आपको कोई मसला हो तो बताएं। अच्छा, जहां तक एग्जाम की बात है, आपका एग्जाम हो गया है, पेपर में चेक कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पेपर है, छोटा सा पेपर था, आप लोग कह रहे बहुत लेंथी था, but we'll see what will happen after you are checking the results।
नेक्स्ट वीक या इसी वीक में आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा. डू द असाइनमेंट and we'll meet in the next class. Thank you ji. Allah Hafiz.